मीटिंग ऑफिस की तवील नशिस्तों पर कई गार्ड्स विराजमान थे। वो इन गार्ड्स में से थे जिन्हें तहकीकाती टीम ने अपने साथ केस को तहकीक करने के लिए चुना था। साहिर ने टेबल पर सबके सामने नगीने वाली अंगूठी रखी। यासिर ने इसे नजरें उठाकर देखा। साहिर ने इसे रात वाले मामले पर आगाही दी थी, इसीलिए वो छुट्टी लेने के बावजूद भी आज एजेंसी चला आया था। मामला संगीन था, कोई एजेंसी के अंदर दाखिल हुआ था और वो भी निचले फ्लोर पर, जो सबसे ज़्यादा हसास फ्लोर था। यहाँ एक्ट्रेस के सैकड़ों राज मौजूद थे। किसी तीसरे फर्द का यहाँ दाखिल होना दुरुस्त नहीं था। ये एक तरह की खतरे की घंटी थी और पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए सवालिया निशान भी। सलमान आबिद ने एक गहरी सांस ली और फिर पीछे हो बैठे। इन सब पर एक निगाह डाली। हनीफा इनके साथ ही संजीदगी से विराजमान थे। जो कल रात हुआ वो काबिल मुस्बत है। कोई हमारी एजेंसी में दाखिल हुआ, हमारे कैबिन में से फाइल खंगाली और इससे पहले कि वो कुछ और लेकर यहाँ से फरार होता वो धर लिया गया। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि वो हमारे सिस्टम के हर एक पहलू से वाकिफ़ है, हर एक दाखिली और खारजी दरवाजे से। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन गालिब गुमान यही है कि कोई हमारे अंदर ही मौजूद है। वो लम्हे पर को सीधे हो बैठे थे और हम में से ही कोई है। ये आखिरी बात बहुत सर्द लहजे में कही गई थी। हर एक गार्ड का चेहरा लम्हे पर को सफ़ेद हुआ था। आप लोगों की इस वाक़े पर क्या राय है? मैं जानना चाहता हूँ, इस वाक़े को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप सब? और एक बात जहन नशीन कर लें कि एजेंसी की 3 एक्ट्रेस गायब और एक का कत्ल किया जा चुका है। मीटिंग रूम में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। लम्हे पर को साहिर सीधा हो बैठा। मैं डिटेक्टिव अरमान की क्यास आराई से मुत्तफिक हूँ। समरीन रजा ने वाकई इस स्टॉकर से बचने के लिए कुछ हिफाजती इक़दामात कर रखे थे और इसीलिए इस हमला ओवर के बाजू पर जख्म मौजूद था। एक पल के लिए सबने इसकी जानिब देखा था। जब मैंने इसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की तब मेरे हाथ में महज इसकी आस्तीन आई थी। आस्तीन खींचा तानी में ज़रा पीछे हुई तो इसके हाथ पर मौजूद जख्म वाज़िया हो गया। जख्म चंद हफ्ते पुराना लग रहा था। यासिर भी सर हिलाकर सीधा हो बैठा था। इसे साहिर की बात से इत्तफाक था और हमारा मेजर सस्पेक्ट मोईद हसन है, इन सब एक्ट्रेस का माहिर नफ्सियात। लेकिन सर्च वारंट ना होने के बायस हम इसका ऑफिस या क्लिनिक कुछ भी नहीं छान सकते। हाँ, लेकिन हम इसे ज़ुबानी कलामी तफ्तीश के लिए बुला सकते हैं। वो आने पर राज़ी था। सलमान ने इसकी बात पर लासा पर को इसे ठहर कर देखा। सलीना मज़र के क्या हालात हैं? वो हिफाजत से हैं। इनके आसपास काफ़ी खतरात हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन्हें 2 या 3 गार्ड्स असाइन कर दें और जूलिया मैडम को भी। इन्हें भी थ्रेट मसूल हुआ था। जूलिया के पास ऑलरेडी बहुत से गार्ड्स मौजूद हैं। जी जानता हूँ, लेकिन एक गार्ड आप अपनी तरफ से असाइन करें जो महज आपको सारी तफसीलात देने का पाबंद हो। सलमान ने इसकी बात पर सर हिलाया था। वो इसके मशवरे से मुत्तफिक दिखाई दे रहे थे। जो एक्ट्रेस विक्टिम हैं, इनकी मुश्तरका बात क्या है? हनीफा ने पूछा तो साहिर ने जवाब दिया। वो सब अपने कम बैक की तैयारी कर रही थी और इन सब को डिसऑर्डर था। हनीफा लम्हे पर को रुके थे। सलमान ने इनकी जानिब देखा। लेकिन जूलिया तो इस मुश्तरका पहलू से बाहर है और अब के वहाँ बैठे सब गार्ड्स चौंके थे, यहाँ तक कि यासिर भी। वो ना तो अपने कम बैक की तैयारी कर रही है और ना ही इसे कोई डिसऑर्डर है। लम्हे पर को ऑफिस में गहरी खामोशी छा गई थी। क्या ये कोई मिस डायरेक्शन है, हमारी तवज्जो असल केस से हटाकर किसी और मामले में उलझाने की? ज़ार ने पूछा तो यासिर ने सर नफी में हिलाया। कातिल एक पैटर्न के तहत काम कर रहा था और इसी सिलसिले की वजह से इसके हिरासत में आने के मौक़े कई ज़्यादा हैं। इसने एक ऐसी एक्ट्रेस को थ्रेट दिया जो इस पैटर्न का हिस्सा कहीं से नहीं है। इवन वो पैटर्न तोड़ रही है। वो सिर्फ हमें खुद की जानिब से मशकूक करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उलझकर असल लीड खो दें। हनीफा के साथ बहुत से गार्ड्स ने सर हिलाया था। ये तो मशहूर सीरियल किलिंग जैसा केस है। जी हाँ, अगर हमारे पास वो तीनों एक्ट्रेस समरीन की तरह मौजूद होती तो शायद हम इस केस को भी सीरियल किलिंग का केस कह सकते थे। वैसे ये आदमी जो कोई भी है साइको है, नफ्सियाती तौर पर ठीक नहीं है। मीटिंग बर्खास्त हुई तो सब गार्ड्स रूम से उठ गए। महज वो चारों ही पीछे रह गए थे। ज़ार जो अपने फ़ोन पर झुका हुआ था चौंक कर सीधा हुआ। इसने बेयकीनी से सर उठाकर यासिर की जानिब देखा था। क्या हुआ? ये न्यूज़ में तुम्हारी और सेलिना की तस्वीर क्यों वायरल हुई हैं? इसने तेज़ी से मोबाइल इसके हाथों से लिया था, फिर फ़ौरन से बाहर की जानिब भागा। इसकी और सेलिना के साथ कई तस्वीर मीडिया और सोशल मीडिया पर बिजली की तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी। हर तस्वीर में वो दोनों साथ सीने उतरते चढ़ते, एजेंसी में दाखिल होते और अपार्टमेंट से निकलते हुए नजर आ रहे थे। इसने सफ़ेद चेहरे के साथ हनीफा के ऑफिस का दरवाज़ा धकेला था। वो भी इतना ही सफ़ेद चेहरा लिए टीवी देख रहे थे। इन तस्वीर में ऐसा कुछ भी नाजेबा नहीं था, लेकिन न्यूज़ एंकर्स जिस तरह इसे पेश कर रहे थे वह सब बहुत गलत तासुर पेश कर रहा था।
सेलिना ने भी बेयकीनी से अपना मोबाइल निगाहों के सामने करके देखा। क्या सेलिना मजहर अपने बॉडीगार्ड के साथ सवालिया ताल्लुकात में मुलव्विस हैं? क्या वो एक के बाद एक झटका बर्दाश्त करने की ताब खुद में रखती हैं? तबसरे में एक बार फिर से इसकी साथ मरकज थी। हर जानिब जैसे शोर हंगामा समझ गया था। ऑफिस में पीछे होकर बैठी मारिया ने लम्हे पर को मुस्कुराकर इस न्यूज़ को देखा था। इसे एक रात कबल अपने बाप से की गई गुफ्तगू याद आई थी। वह इनके ऑफिस में इनके सामने विराजमान थी। वह इसे नजरें उठाए देख रहे थे। क्या तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी इतनी अहम है कि इसे सुलझाने के लिए मैं अपना कीमती वक्त ज़ाया करूं? इन्होंने ठंडे लहजे में पूछा था। वो चंद पल इन्हें सर्द आंखों से तकती रही। सेलिना मजहर को मेरे रास्ते से हटा दे डैड, मुझे मज़ीद कुछ नहीं चाहिए। शुएब मुस्कुराया, फिर हाथ बाहम मिलाता आगे हो बैठा। इसकी सर्द आंखों में झांका। आज तुम मुझे अपनी माँ वाली नज़रों से क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें फिर किसी ने एहसास दिलाया है कि तुम एक शकी मिजाज रखने वाली नाकाबिले बर्दाश्त औरत हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह? इसकी आंखें आहिस्तगी से गुलाबी होने लगी थी। इनमें ऐसा जख्मी सा तासुर उभरा था कि वह शुएब को भी चंद पल के लिए हैरान कर गई थी। आपकी और माँ की खौफनाक अज़दवाजी ज़िंदगी को करीब से देखने के बाद मैं एक ऐसी औरत में ढल गई हूँ जो अपने शौहर पर ज़रा सा भरोसा करने की ताब नहीं रखती है। थैंक्स टू यू डैड कि मैं एक ऐसी सिख माँ और बीवी साबित हो रही हूँ। वो इसकी बात सुनकर पीछे हो बैठा था। संजीदगी से इसे देखा। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। क्या काम है? सेलिना को मेरे रास्ते से हटा दें। मिलिटेंट हायर करके तो दिया था, क्या हुआ? वो पकड़ा गया है? वो चंद पल इसके जवाब पर इसका चेहरा देखता रहा था, फिर हल्का सा मुस्कुराकर सीधा हो बैठा। इसकी मुस्कुराहट बहुत सर्द थी। किसी को अगर तख्त से नीचे गिराना हो तो सीधा जाकर उस पर हमला नहीं किया करते, बल्कि उसकी ताकत को तोड़ते हैं। तिनका तिनका करके उसे लम्हा ब लम्हा खोखला करते हैं ताकि वो गिरे तो दोबारा उठने की हिम्मत ना कर सके। तुम्हारी मुखालिफ की ताकत क्या है फ़िलहाल? वो चौंक कर इनका चेहरा पगौर देखने लगी थी। फिर इस पर एक इंकशाफ सा हुआ। इसकी आंखों में सर्द सी चमक उभरी। इसका बॉडीगार्ड शुएब को इसका जवाब अच्छा लगा था। इसने मुस्कुराकर सर हिलाया था। इन्हें अलहदा कर दो, अलग अलग, कोसों दूर। वो टूट कर बिखर जाएगी जैसे कई साल पहले बिखरी थी। हमने इससे इसकी ताकत को जुदा कर दिया था। हमने इससे वाजिद को जुदा कर दिया था। कुछ छनाके से टूटा था। मारिया हसन चौंक कर इनकी जानिब देखने लगी थी। क्या वाजिद को इससे आपने अलग किया था? क्या वो स्कैंडल इस पर आपने बनवाया था? जुबैर एंड सन्स का छोटा बेटा, वो सब क्या था? वो सब लाया अमल था। वाजिद जैसी सोने की चिड़िया मैं इस 2 टके की एक्ट्रेस के हाथ में नहीं देना चाहता था। इसका बाप मेरा बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर था। इसके बेटे को किसी के साथ शादी करता देखकर मैं अपने कदमों पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। इस लड़की को दरमियान में नहीं आना चाहिए था। इसे समझना चाहिए था कि ये इसकी जगह नहीं थी। और तुम्हें भी इस बात पर शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम वही कर रही हो जो तुम्हें करना चाहिए। वो लड़की गलत लोगों के दरमियान अपना मुकाम ढूंढ रही है। यहाँ पर मुकाम तय किए जा चुके हैं। यहाँ पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। और वो वहाँ से उठ आई थी। इसके अंदर शर्मिंदगी पहले भी नहीं थी, लेकिन अपने बाप की बातें सुनने के बाद इसे अपना हर गलत कदम दुरुस्त नज़र आने लगा था। इसने उसी पहर अपने जाने वाले सहाफ़ियों को फ़ोन किया और इन्हें यासिर और सेलिना पर कीचड़ उछालने के लिए हुक्म जारी कर दिया। ऐसा था तो फिर ऐसे ही सही। और इस सुबह इसके रात में उठाए गए कदम पर हर जगह तहलका समझ गया था। वो सुन हुए चेहरे के साथ नज़र के ऑफिस में बैठी थी। वो और यूविल मुस्तकिल फ़ोन पर रिपोर्टर्स को इस फैली अफवाह के बारे में ब्रीफ कर रहे थे। इनके हलक एक ही बात करते करते खुश्क होने लगे थे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सेलिना का बॉडीगार्ड है। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नज़र ने पेशानी पर उभरता पसीना साफ करके कहा था। यूविल भी इसी किस्म की बातें करके रिपोर्टर्स को मुतमईन कर रहा था। कुछ पल बाद नज़र ने अपना फ़ोन ऑफ करके उसकी जानिब देखा था। क्या तुम जानती हो कि एक्ट्रेस की ज़िंदगी को क्या चीज़ खा जाती है? इसने नज़रें उठाकर नज़र की जानिब देखा था। अफवाहें, अफवाहें इसकी ज़िंदगी तबाह कर देती है। तुम एक स्कैंडल से निकलकर दूसरे में यूं बगैर ब्रेक के दाखिल नहीं हो सकती। तुम ऐसे तबाह हो जाओगी। सैकड़ों एक्ट्रेस ऐसे ही तबाह हुई हैं। इसकी हथेलियों पर मेहंदी अब तक मौजूद थी, लेकिन वो अब फरती सूरत इख्तियार करती जा रही थी। जिस मुसरत के बुलबुले में वो कैद थी, वो बुलबुला फट चुका था। अब हकीकत मुंह खोले इसके सामने खड़ी थी। ऐसी हकीकत जिससे इसकी हयात तक कड़वी हो गई थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसने इसे कहा तो वह इसकी जानिब खाली खाली नज़रों से देखती रही। इसी पहर निचले फ्लोर पर राहदारियों में तमाम गार्ड्स के दरमियान सलमान आबिद ने यासिर को अपनी जानिब मतवज्जो किया था। वो स्पॉट चेहरा लिए इनके हुक्म का मुंतज़िर था। मीडिया बुलाओ। तुम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके और अपने ताल्लुक का इनकार करोगे। तुम इससे 1-2 दफ़ा के अलावा नहीं मिले।
न तुम्हें इसके मामलात में दिलचस्पी है। चंद हादसाती फुटेजेस को अपना रंग दिया जा रहा है। तुम इस ताल्लुक को ऐसे पेश किए जाने की मजम्मत करोगे, ये हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। इसने हुक्म सुनकर सर हिलाया था। लब एक सीधी सी लकीर में बंद थे। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ताल्लुक को बातिल करार दोगे। तुम्हारा इस गार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम इस बात का सबको यकीन दिलाओगी। तुम इसी कॉन्फ्रेंस में अपनी माँ की गिरफ्तारी का बयान भी दोगी। तुम्हारी माँ को इस जुर्म में फैब्रिकेट किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है इसे। तुम सबको यही कहोगी। रिपोर्टर्स के फजूल सवालात के जवाब देने की ज़रूरत नहीं। एतमाद से मुस्कुराकर बैठी रहना। इन्हें अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताना। इन्हें ये तासुर देना कि तुम्हें इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सुकून से अपना काम कर रही हो। इसने गहरा सांस लिया था और फिर इसने सर अस्पात में हिलाया। निचले फ्लोर पर सलमान अब तक यासर की जानिब मुतवज्जो थे। और तुम आइंदा सेलिना मजर से कभी नहीं मिलोगे। अगर तुम इसके आसपास दिखाई दिए तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तुम इसे नहीं जानते, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। गॉट इट? इसने सलमान की बात सुनकर सर अस्बात में हिलाया था। वो समझ गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को बुलाया गया। पहला बयान यासिर ने दिया था, दूसरा बयान शाम को रखा गया था। एजेंसी का वसी हॉल सफ़ेद चमचमाते टाइल से मजीन था। सेलिना रिपोर्टर्स के जमे कफीर के सामने मौजूद थी। कैमरे की क्लिक क्लिक, फ्लैश लाइट्स और इसके सामने मौजूद बेशबहा माइक्स, वो सब इसका बयान सुनने आए थे। इसने लब वाह किए, मुस्कुराई। उसी पहर यासिर एजेंसी के दाखिली दरवाजे की जानिब पड़ा था। वो इसकी आवाज़ सुन सकता था, लेकिन वह इंतहाई संजीदगी से असर लिए बगैर बाहर की जानिब बढ़ता जा रहा था। नहीं, इसने हलक में उभरती गिरहें निकल कर कहना शुरू किया था, मैं यासिर आलम को नहीं जानती। इनसे एक दो दफ़ा मुलाकात एक मुकम्मल एतफाक है। इसके कदम नहीं रुके। वो दाखिली दरवाजे तक पहुंचने वाला था। इस एक दो दफ़ा की मुलाकात को गलत तासुर दिया जा रहा है। मेरा यासिर आलम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यासिर आलम मेरे लिए एक अजनबी की हैसियत रखते हैं। इन्हें अगर मेरे साथ रैंप पर देखा गया है तो वो एक स्क्रिप्ट के तहत देखा गया था। मेरी ज़िंदगी में ऐसे गार्ड्स की कोई जगह नहीं। वो मुस्कुरा कर बोलती जा रही थी। हलक में गिरहें लगती जा रही थी, साथ साथ दिल भी बंद हो रहा था। वो इसकी पुश्त को यहाँ से देख सकती थी। वो इसे पुश्त देखकर भी पहचान सकती थी और वह इसे पहचान गई थी। हम एक्ट्रेस की ज़िंदगी में ऐसे गार्ड्स की कोई जगह नहीं हो सकती। किसी ने मुझसे कहा था कि तमाम इंसान बराबर होते हैं। मैं इसे बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में सब इंसान बराबर नहीं होते। कुछ इंसान गुलाम होते हैं और कुछ इंसान इनके मालिकान। कुछ इंसान जानवर होते हैं और कुछ इन्हें जानवर बनाने वाले इंसान। कुछ इंसान शैतान होते हैं और कुछ फरिश्ते। कुछ इंसान खुदा होते हैं और कुछ मखलूक। मैं इसे बताना चाहती हूँ कि यहाँ इंसान बराबर नहीं होते। इन्हें बराबर समझने वाले इस दुनिया के मासूम तरीन लोग हैं। इन्हें चाहिए कि जान लें कि कुछ इंसानों में से हैं जो शयातीन हैं और वो कभी इंसान नहीं हो सकते। इसकी आवाज़ आखिर में लर्जी थी, लेकिन वो बोलती जा रही थी। यासिर इसकी आखिरी बात सुनकर लम्हे पर को ठहरा था और फिर वो इसी तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ गया था। वो इसे कहना चाहती थी कि इसकी सेलिना की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। इस कीमती इंसान की, सेलिना की कचरा होती ज़िंदगी में कभी कोई जगह नहीं हो सकती थी। वो काबिले कदर था। वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बन सकता था? आंसू खुश्क हो गए थे और अब वो एतमाद से बोलती जा रही थी, बगैर चुप हुए, बगैर रुके। वो इसकी मीडिया से की गई गुफ्तगू सुनकर बाहर निकलता चला गया था। इसने पलटकर एक लम्हे के लिए भी नहीं देखा था। सेलिना ने बात ख़त्म कर ली थी। वो मंजरे आम से हट आई थी, लेकिन दिल इतनी थकन महसूस कर रहा था कि वह मज़ीद किससे पुराने नाम भी एक तो बात नहीं कर पा रही थी। इसने यूविल और नज़र से माजरत की और अपने अपार्टमेंट की इमारत की जानिब बढ़ आई। इसे चंद लम्हे अकेले रहना था, बिल्कुल अकेले। वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी। अपार्टमेंट वैसा ही था, सुनसान, अंधेरे में डूबा हुआ। इसने हाथ बढ़ाकर दाखिली राहदारी की बत्ती रोशन की और फिर थके कदमों से आगे बढ़ाई। लॉन्च में आते ही वो सोफे पर बेदम सी बैठ गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स के सामने खड़े खड़े इसकी टांगें जवाब दे गई थी, मगर वो फिर भी जमकर इस्तादा रही। इससे मौस्तद रहना था। इसके पास ये सब करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लम्हे पर को इसने सर सोफे की पुश्त पर गिराकर काली काली नज़रों से छत की जानिब देखा था। कितना हर्ट हुआ होगा वो इसके अल्फाज से। वो जिसने किसी साय की मानिंद हर पहर इसकी मदद की थी, वो जो एक से ज़ायद बात तक किसी से नहीं किया करता था, वो इसे अपने साथ लिए अपने दादा के घर किया था। इसने कहाँ कहाँ इसकी हिफाजत नहीं की थी और आखिरकार इसने क्या किया था? इतनी तकलीफ देती बातें कहती। आंखों में गुलाबी सी लकीरें जमा होने लगी थी। शायद इन लकीरों में कई आंसू पन्ने थे, लेकिन वो अभी रोना नहीं चाहती थी। वो अभी कुछ भी नहीं करना चाहती थी। इसका मुस्तकिल बजता फ़ोन साथ ही सोफे पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन निगाहों के सामने किया
और फिर इसी सुस्त अंदाज से फ़ोन कान से लगा लिया। नंबर गैर शनासा था और इसे मुसलसल परेशान कर रहा था। इसने उठाने में ही आफियत जानी थी, लेकिन दूसरी जानिब की आवाज़ सुनकर वो यकलख्त ही सीधी हो बैठी थी। सेलिना मज़हर, राइट? किसी खातून की आवाज़ थी। जी हाँ, आप कौन? सुल्ताना नाज, आपके प्रोजेक्ट की प्रोड्यूसर। और इसके अंदाज की सारी लापरवाही सिमट गई थी। वो इसे जानती थी, वो यासिर की वालिदा थी। इसने एक बार इसे यासिर की कार में देखा था जब वो इन दोनों को इस क्लब से निकाल लाया था। क्या आप इस ड्रामे की प्रोड्यूसर हैं? क्या ये सुल्ताना प्रोडक्शंस का प्रोजेक्ट है? इसने यकीन दहानी चाही थी। जी बिल्कुल, मैं प्रोडक्शन डायरेक्टर हूँ और इस ड्रामे में खसूसी तौर पर अपने पैसे की सरमायाकारी कर रही हूँ। इस सरमायाकारी के ज़रिए मैं भारी मुनाफा की तवक्को रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप हमारे ड्रामे की लीड अदाकारा हैं और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ आपको पावर करवाना पड़ रहा है कि आप अपने काम में इंतहाई कोताह निगाह से काम ले रही हैं। मेरा पीए आपको पिछले आधे घंटे से राब्ते में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि आप इंतहाई गैर जिम्मेदारी से इसकी कॉल्स नज़रअंदाज कर रही हैं, तो मजबूरन मुझे आपको आपकी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए फ़ोन करना पड़ रहा है। आप हमारे साथ काम कर रही हैं या नहीं? इसने ठहर कर उसी नरमी से पूछा था। इसके लहजे में किसी किस्म का तंज या तल्खी मौजूद नहीं थी, लेकिन कुछ था इसकी आवाज़ में कि वह तीर की मानिंद सीधी हो बैठी थी। शायद इसके लहजे की तमकनत या फिर अंदाज की नरम सी सख्ती थी। जी मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। सुल्ताना ने जैसे दूसरी जानिब ठहर कर अपनी कलाई में बंदी कड़ी पर वक़्त देखा था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। आपको काम पर अब तक आ जाना चाहिए था। इसने बेसाख्ता निगाह उठाकर वॉल क्लॉक पे वक़्त देखा था। जी मैं बस निकल ही रही थी। 10 मिनट में आ जाएं आप। मेरी टीम आपका इंतज़ार कर रही है। इसने कहकर फ़ोन रखा तो सेलिना तेज़ी से उठी। 10 मिनट? इसे 10 मिनट में सेट पर पहुंचना था। दूसरी जानिब मौजूद सुल्ताना ने फ़ोन कान से नीचे किया तो साथ मौजूद सरमद ने इसे हैरत से देखा। वो इस ड्रामे का डायरेक्टर था। सुल्ताना के ऑफिस में किसी काम से आया था और इसे सेलिना जैसी मामूली अदाकारा से बात करता देखकर खासा मुताज्जुब भी हुआ था। बुलंदो बाला ऑफिस की खिड़कियों से रोशनी छनकर अंदर गिर रही थी। नक्सक से तैयार हुई तरोताज़ा सी सुल्ताना ने एक निगाह उठाकर इसे देखा था। आप इतनी सख्त तो नहीं होती किसी पर। सेलिना से क्या कोई खुदा वास्ते का पैर है? वो मजाक के तौर पर बोला था, लेकिन सुल्ताना ने नफ़ी में सर हिलाया था। फिर इसे हाथ से मुकाबिल रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो हाथ में थामी स्क्रिप्ट लिए इसके सामने बैठ गया था। इस लड़की को अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है सरमद। वो इस इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम है। इसे यहाँ जिंदा रहना है तो सोच समझ कर रहना होगा। क्या आप इसकी मदद कर रही हैं? इसके पूछने पर इसने बेनियाजी से शाने उचकाए थे। अंदाज में अजीब सी ठंडक और सुकून था। बेनियाज सी सुरमई आंखें बिल्कुल यासिर जैसी थी। कह सकते हैं। अच्छा, जो स्क्रिप्ट तुम इसे दोगे, इसके साथ इसे एहसास दिला देना कि अगर वो इस प्रोजेक्ट को जैकपॉट में तब्दील करने में कामयाब हो गई तो हमारी प्रोडक्शन में इसका अगला रोल बिना किसी सिफारिश के वज़ा कर दिया जाएगा। इसे काम सिखाओ सरमद। इसे एहसास दिलाओ कि वो जिस मुकाम पर है इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। बस अपने असाब पर कटन सा पहरेदार मुसल्लत कर दे। वो कहकर उठने लगी थी। सरमद जल्दी जल्दी इसकी हदायत पर सर हिला रहा था। कुर्सी पर रखा पर्स उठाते हुए मोबाइल नरमो नाजुक हाथ में लेते हुए इसने ताकीद से कहा था, इसे टफ टाइम दो और ड्राइवर से कहो कार तैयार रखे, मुझे किसी से मिलने जाना है। अगले कई लम्हात में वो कार की पिछली नशीस्त का दरवाज़ा खोले अंदर बैठ रही थी। कीमती पर्स एक जानिब रखा था। निगाहों पर चढ़ा चश्मा उतार कर खिड़की से बाहर देखा। कुछ लम्हात बाद वो मारिया के ऑफिस की इमारत में दाखिल हो रही थी। घुटनों तक आते सुर्ख लिबास के नीचे टाइट्स पहने मोती जड़े अवेज़ा को एक हाथ से सहलाती वो अंदर दाखिल हो रही थी। इसकी चाल का अंदाज और एतमाद से उठी गर्दन बहुत से लोगों को इसे देखने पर मजबूर करी थी। इसने अपने गार्ड को इशारा किया तो वह रिसेप्शन तक बढ़ा। कुछ लम्हात बाद वो मारिया के ऑफिस का दरवाज़ा धकेले अंदर दाखिल हो रही थी। आपकी तारीफ वो इसे टीवी पर देख चुकी थी, लेकिन वो इसके ऑफिस क्यों आई थी इसे समझ नहीं आया। सुल्ताना मुस्कुराई। आंखों से नरमी मफकूद थी। मुस्कुराहट में भी हल्की सी एक तपश थी जिस पर मारिया जज्बस हुई थी। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरे बेटे से दूर रहो, वो इसी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। सामने विराजमान औरत के चेहरे पर गहरी सी नासमझी उभरी। आंखें सिकुड़ गईं। किस बारे में बात कर रही हैं आप? वो अपनी जगह से उठकर मारिया की जानिब पड़ी थी और फिर इसने सर्द चेहरे के साथ मारिया हसन को एक जोरदार सा थप्पड़ दे मारा था। मारिया के लिए सब कुछ बहुत गैर मतवक्को था। एक अनजान औरत ने इसे इसी के ऑफिस में थप्पड़ दे मारा था। वो बेयकीनी से खोलती उठ खड़ी हुई थी। सुल्ताना ने इसे एक और जानदार चांटा मारा तो वह कुर्सी पर जा गिरी। मेरे बेटे से दूर रहना लड़की। मैं सेलिना मज़हर नहीं हूँ, मैं सुल्ताना नाज हूँ। मैं तुम्हें आसमान से उठाकर ज़मीन पर दे मारूंगी।
इसके करियर पर अगर एक भी बदनुमा दाग तुम्हारी वजह से उभरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इसके सामने झुकी बहुत धीमी आवाज़ लिए कह रही थी। आंखों की तपश गहरी हो गई थी। नरम सी मुस्कुराहट इनका हो चुकी थी। मारिया हसन को लम्हा लगा था कि वो किसकी बात कर रही थी। वो यासिर आलम की माँ थी। सुल्ताना मुस्कुराकर यूं सीधी हुई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मारिया अपने रुखसार पर हाथ रखे चुभती आंखों से इसका चेहरा तक रही थी। शुएब बस्तामी, यही नाम है ना तुम्हारे बाप का? लम्हे पर को वो इस्तसाहिया सा मुस्कुराई थी, फिर इन्हीं सर्द मुस्कुराहट से सजी आंखों से इसे देखा। एक्ट्रेस को नहीं उकसाना चाहिए, वो अगर अपनी पर आ जाएं तो इंसान खा जाती हैं। अगर अपना बाप सलामत चाहिए तो मेरे बेटे के आसपास दिखाई मत देना कभी, और ना ही इसे अपनी किसी नफरत में घसीटना, नहीं तो सुल्ताना तुम्हें वहाँ घसीटेगी जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं हो सकता। वो अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गई थी, फिर हाथ बढ़ाकर नज़ाकत से अपना पर्स उठा लिया। उसी पल ऑफिस का दरवाज़ा धकेलकर शुएब अंदर दाखिल हो रहा था। लम्हे पर को ऑफिस में सन्नाटा सा छा गया। फिर सुल्ताना मुस्कुराई। शुएब साहब, बच्चों को ऐसे खौफनाक स्टंट करने से पास रखें आप। ये अभी इतने बड़े नहीं कि आपकी ज़िंदगी के शर्मनाक वाक़यात के हवाले से स्कैंडल्स बर्दाश्त कर सकें। इन्हें रोकें और अंजाम से आगाह करें, क्योंकि अगर मैंने इन्हें अंजाम से आगाह किया तो किसी के हक़ में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं रहेगा। आपका दिन अच्छा गुजरे। वो कहकर इसके साथ से निकलती बाहर की जानिब बढ़ आई थी। पीछे एक गहरी खामोशी छा गई थी। वो इसी एतमाद से चलती अपनी कार की जानिब वापस आ रही थी। इसका गार्ड इसके साथ ही चल रहा था। वो अंदर बैठी तो लम्हे पर को नज़ीर ने इसे बैक वेव मिरर में देखा। सुल्ताना नाज आज बहुत दिनों बाद इसे पहले जैसी महसूस हुई थी, पहले जैसी मुस्कुरा कर तपाह कर देने वाले अमाल बचा लाने वाली। क्या कहना चाहते हो नज़ीर? इसने निगाहें अंदर मोड़े बगैर कहा तो नज़ीर चौंका, फिर निगाहें सामने जमा दी। यूं ही गला खिंकार कर कहना शुरू किया, आज आप बहुत दिनों बाद पहले जैसी लगी हैं। इसके कहने पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी, फिर चेहरा अंदर की जानिब फेरा। इन्हीं दिलचस्प निगाहों से नज़ीर के सर को देखा। कैसे? आपने कुछ अरसे से लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था, जैसे वो जो भी करते रहें आपकी भला से। ये सब बहुत गैर मतवक्को था हम सब मुलाजमीन के लिए, क्योंकि आप किसी गलत करने वाले को सबक दिए बगैर जाने नहीं दिया करती। इसने महजूज सा सर हिलाया था, फिर गहरा सांस लेती खिड़की के शीशे से बाहर देखने लगी। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट अब तक थी। मुझे लगता है जो मुझसे खो गया था अब वो आहिस्तगी से मुझे वापस मिलता जा रहा है। ये एक सतरंगी बुलबुले नुमा गुमान जैसा है, लेकिन मैं फ़िलहाल इस गुमान पर जिंदा रहना चाहती हूँ। खिड़की से भागती जिंदगी देखते इसने धीमे लहजे में कहा था। वो इस सर्द से सुल्ताना से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ लग रही थी। बहुत अरसे बाद इसे इसके बेटे ने किसी काम को करने का कहा था। वो इसका कोई काम बेढंगे तरीके से करके इसे खुद से बददिल नहीं करना चाहती थी। पीछे ऑफिस में सन्नाटा अब तक गहरा था। मारिया के रुखसार हित तक से दहक रहे थे। इसकी आंखों में फैली तपश ने लम्हे पर के लिए शुएब को एक कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया था। फिर इसने जब्त से आंखें बंद करके खोली। ये ऑफिस था और वो अपनी वर्क प्लेस पर कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। शुएब इसके चेहरे को बगौर देखता अंदर चला आया था, फिर कुर्सी खींचकर बैठने जैसी हरकत से इज्तनाब पड़ता इसे मारिया के उबलते तासरात बाज रहने पर मजबूर कर रहे थे। ये फजूल औरत क्यों आई थी यहाँ? ऑफिस की खामोशी में इसका सवाल बहुत अजीब सा था। मारिया ने इन्हें ठंडी पुरशिकवा आंखों से इसका चेहरा देखा था। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए डैड कि वो फजूल औरत मेरे ऑफिस में क्यों आई थी। मुझे वो आपके नाम से धमकी क्यों देकर गई है, और आपका इससे ऐसा कौन सा ताल्लुक था कि इसके चंद जुमलों पर आपकी रगों का खून तक लम्हों में खुश्क हो गया था। इसकी आवाज़ बुलंद नहीं थी, लेकिन इसे बुलंद होने की ज़रूरत भी नहीं थी। शुएब ने इसे आसानी सुन लिया था। मेरा इससे कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो मर्दों से ताल्लुक नहीं रखा करती। फिर ये कि मैं इसकी दोस्त के साथ काफ़ी अरसे तक ताल्लुक में रहा था, और जब मैंने इसे छोड़ना चाहा तो वह मुझे छोड़ने पर राज़ी नहीं हुई। जबरन मुझे इसके साथ सख्ती से पेश आना पड़ा। ठके छुपे अल्फाज, मुबहम मुफाहिम। मारिया इन जुमलों का मतलब अच्छे से समझती थी। वो अपने बाप को जानती थी। कहीं उसे कत्ल तो नहीं करवा दिया आपने? लम्हे पर को इस्तसाहिया से सर चटका था। शुएब को इसका अंदाज शदीद नागवार गुजरा। माथे पर गहरे बल लिए वो इसे चुपती निगाहों से देखता रहा। अपनी हद में रहकर बात करना सीखो। हद, माय फुट। वो तेज से बुड़बुड़ाई थी, फिर हाथ लंबा करके इसे गोया बाहर दफान होने का इशारा किया। शुएब को इसकी हरकत जैसे चुप गई थी। वो कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखकर हल्का सा झुका। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो मारिया, इसीलिए अपनी बेवकूफ़ी में अंधाधुंध अमाल से पास रहो। वह सर्द सी तनबीहा थी, लेकिन मारिया हसन को इस लम्हे कुछ नहीं सुनना था। वह इस आदमी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। बाहर जाए मेरे ऑफिस से। वो चंद पल इसे देखता रहा और फिर इसी तलखी के साथ बाहर की जानिब पड़ गया। इसने अपनी गर्दन कुर्सी की पुश्त पर डालकर गहरे गहरे सांस लिए थे। आंखें गुलाबी थी और मारिया हसन इस जंग में पहली दफ़ा थकन का शिकार हो रही थी।
क्योंकि जंगें थका देने की हद तक जालिम हुआ करती हैं। लेकिन इसे ये बात समझने के लिए जिस शफाफ बचपन की ज़रूरत थी वो इस बचपन से महरूम रखी गई थी, और इसकी महरूमियाँ इसका पीछा क़यामत तक छोड़ने पर राज़ी नहीं थी। वो सेट पर चली आई, थकन से जो टांगें लम्हे पर पहले तक जवाब देने लगी थी, अब वो फिर से चुस्त तवाना महसूस हो रही थी। सेट पर बेशतर अफराद मौजूद थे। शुरू के घंटों में काफ़ी देर तक वो डायरेक्टर से स्क्रिप्ट के मुतालिक बात करती रही। जब तक स्क्रिप्ट से मुकम्मल आगाही नहीं होती वो इस काम को ठीक से नहीं कर सकती थी। अदाकारी एक आर्ट है और हर आर्ट की तरह इसे परवान चढ़ने में भी खासा वक्त लगता है। रोल को समझने और स्क्रिप्ट के कई अहम सीन्स को बार बार दोहराने के साथ साथ वो अपने को एक्टर के साथ भी गुफ्तगू शनीद पे मसरूफ़ दिखाई थी। ड्रामा शॉर्ट था, 8 इकसात पर मुश्तमिल। इसकी शूटिंग के लिए 2 महीनों की मुसलसल मेहनत दरकार थी। इन 2 महीनों की इंतक मेहनत का मतलब था कि इसे अपने आप को मीडिया और हर किस्म के मतनाज़ा मौज़ूआत से दूर रखना था। ड्रामे की शूटिंग के दरमियान किसी स्कैंडल का आ जाना एक्टर के मुस्तकिल पर बदनुमा दाग की मानिंद होता है, और इसकी शोहरत तो पहले ही इतनी मतनाज़ा हो चुकी थी कि वह मज़ीद किसी लापरवाही की मुतमना नहीं हो सकती थी। इसे अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, कम अज़ कम 2 महीनों के लिए तो ज़रूर ही। सुल्ताना सेट पर चली आई थी। एक निगाह उठाकर मसरूफ़ सी सेलिना को देखा, फिर सरमत को इशारा किया तो वह सर हिलाकर इसे लिए इसके ऑफिस में चला आया। वो इसके मुकाबिल रखी कुर्सी पर विराजमान थी। सुल्ताना की गहरी नज़रें इसे ही तक रही थी। कब से जानती हो यासिर को? इसके सीधे सवाल पर वो लम्हे पर को जज्बस हुई थी। पिछले 2 महीनों से। कैसे मुलाकात हुई थी? इत्तफाक से। इसके जवाब पर वो लम्हे पर को महसूस होकर सीधी हो बैठी थी, साथ ही जैसे समझकर सर अस्बात में हिलाया। सेलिना की शहद रंग आंखें इसका हर अंदाज परख रही थी। इसकी आंखें बिल्कुल यासिर जैसी थी, ठहरी हुई और अंदर तक उतरती हुई। पसंद करती हो तुम उसे? जी। इसे लगा इसने कुछ गलत सुन लिया है। वो मुस्कुराई थी। पसंद करती हो तुम उसे? और अब ये सवाल नहीं जवाब था। सेलिना गैर आरामदा होने लगी थी। आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही, तजस्सुस की वजह से। ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक अच्छा और जिम्मेदार बॉडीगार्ड है। इंसान को ना चाहते हुए भी इंसियत होने लगती है। सुल्ताना ने जैसे ज़ाहरी तौर पर मुतासिर होकर सर हिलाया था, फिर फुर्सत और दिलचस्पी से थोड़ी तले हाथ रख के इसे देखा। सामने बैठी लड़की ने यूं ही कई पहलू बदले थे, लेकिन अब तुम्हें इसे दूर रहना है, जानती हो ना तुम? नरमी सी खुली थी इसकी आवाज़ में। सेलिना ने आहिस्ता से सर हिलाकर कोई जवाब दिया था। वो जितना इसे परे धकेल रही थी वो उतना ही बार बार मौज़ूए गुफ्तगू बनता जा रहा था। इसने याद के पर्दे पर उभरते इसके चेहरे को कई दफ़ा झटका था। कसाफत थी के लम्हे पर को पड़ गई थी। इसने वह मुश्किल गहरा सांस लेकर चेहरा उठाया था। सुल्ताना इसे गहरी नज़रों से देख रही थी। एक्ट्रेस को मोहब्बत जैसे पायदार एहसास से दूरी बनाए रखनी चाहिए, इससे तकलीफ ज़रा कम हो जाएगी। इसे यूं यकदम जहन से झटकोगी तो छटक नहीं पाओगी। इसे भुलाना चाहोगी तो भुला नहीं पाओगी। इससे भागना चाहोगी तो भाग नहीं पाओगी। इसका ख्याल किसी आसेब की माने तुम्हारा पीछा करता रहेगा। इसीलिए वो एक पल को नरमी से कहते कहते ठहरी थी। सेलिना की ज़रा सी नम हुई आंखों में झांका। खुद को मसरूफ़ कर लो। इसे छटकने और भुलाने की हर कोशिश को तुर्क कर दो। वो कोशिश करने पर भी यहाँ से दिल पर ठहर कर दस्तक दी थी। नहीं निकलेगा। इसने भारी होते हलक के साथ सर हिलाया था, फिर मुस्कुराकर इन्हें देखा। बहुत शुक्रिया आपका मुझे समझने के लिए। इसने सर हिलाकर इसे देखा था। चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम इससे नहीं मिलोगी, कभी भी नहीं। एक दफ़ा लोग यकीन करेंगे तुम्हारी बात पर, तुम्हारी दूसरी सफाई पर सब तुम्हें मुश्तबा निगाहों का निशाना बनाएंगे। इसलिए इस दूसरी सफाई तक बात जाने ही ना दो। और सेलिना मसहर ने पूरे वसौक से सर हिलाया था। वो जानती थी कि सुल्ताना की किसी बात में कोई बदयांती पन्नेहा नहीं थी। कुछ पल बाद वो इसके ऑफिस से उठ आई थी। थके थके कदमों से सेट पर मौजूद वॉशरूम तक चली आई, फिर बेसन के सामने लगे आईने में अपना वजूद देखा। एक ही दिन किस कदर थका देने वाला साबित हुआ था। क्या वो इसके बगैर रह पाएगी? फिर कुछ सोचकर वह तल्खी से मुस्कुराती बेसन पर झुकी थी। चंद छींटे चेहरे पर डाले। अपनी ज़िंदगी की जानिब पलट आने पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ सेलिना मजहर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आइंदा किसी को भी पसंद करने से खुद को हमेशा पास रखेंगी। ये सब आपके लिए नहीं है, कभी नहीं था, इसने एक अज़म के साथ कहा और फिर बाहर निकल आई। इसे अब रात गए तक यहाँ काम करना था। इसकी ज़िंदगी के मसरूफ़ तरीन दिन शुरू हो गए थे। दूसरी जानिब रात के उसी पहर थाने और इसके साथ बनी तफ्तीशी इमारत में दिन का सा समा था। अपने अपने वर्क टेबल के सामने बैठे तफ्तीशी अफसरान मसरूफ़ दिखाई देते थे। खड़कते फ़ोन की घंटियाँ, थानेदारों की भारी और मकरू आवाज़ें, आरसी हवालात में कैद जुआरी, ज़मानतों के लिए पैसा मुपासा करते 500 लोगों के विकला, और इन सब के दरमियान मौजूद अरमान और यासिर, इन दोनों के सामने भारी फाइल्स के पलंदे रखे थे और वो इस पर सर चुकाए बहुत गौर से कुछ पढ़ने में मुनहमिक दिखाई देते थे।
अरमान ने ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर साथ प्राचमान यासिर पर डाली थी। वो सुबह से बहुत खामोश लग रहा था। ज़रूरत की एक दो बातों के अलावा इसने गोया अपने लब सी लिए थे। इसकी निगाह महसूस करके साथ बैठे गार्ड ने चेहरा उठाया था, फिर सवालिया से आबरू उचकाए। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या हुआ है। यासिर ने फाइल सामने रखते हुए आबरू नासमझी से सुकेड़ कर इसे देखा था। क्या मतलब, मुझे कुछ होना था क्या? तुम्हें कुछ हो गया है, अरमान ने वसौक से कहा था। यासिर ने सरसरी सी निगाह इस पर डाली। और मुझे क्या हो गया है? तुम सेलिना की वजह से डिस्टर्ब हो गए हो। फाइल की वर्क किरतानी करते हाथ लम्हे पर को सुस्त हुए थे, फिर वो उसी तेज़ी से सफ़े पलटने लगा। चेहरे की संजीदगी गहरी हो गई थी। मान लो कि तुम मुतासर हुए हो इस सब से। इसने चेहरा उसी संजीदगी से उठाकर इसे देखा था। पहली बात, मेरे मुतासर होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये सब मेरी जॉब का हिस्सा है। एक एक्ट्रेस को छोड़कर दूसरी एक्ट्रेस के साथ काम करना मेरे लिए मामूल की बात है। तीसरी और आखिरी बात, ये मेरी एजेंसी के डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। मैं वैसे ही रिएक्ट कर रहा हूँ जैसे एक गार्ड को करना चाहिए। अब क्या हम इस केस की बाबत बात कर लें? ज़रा ठहरा हुआ इस्तफसार किया तो अरमान ने इसके खुश्क अंदाज पर लम्हे पर को गहरा सांस लिया, फिर जैसे बेबसी से सर नफ़ी में हिलाया। कभी मान भी लिया करो अपने एहसासात को। हमेशा यूँ खुद को नज़रअंदाज करके दम नहीं घुटता तुम्हारा। अरमान, अगर तुमने मुझसे यही बातें करनी है तो मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ से उठ जाता हूँ। सर चुकाए फाइल्स के सफ़ात बेवजह उलटते हुए इसने कहा तो अरमान ने हाथ उठा दिए। तुम्हारी तो परवाह करना ही बेकार है। लेकिन सेलिना, क्या वो ठीक रहेगी? ये केस, फाइल्स, इसके पीछे पड़ा स्टॉकर, वो ये सब हैंडल कर लेगी ना? इसके चेहरे को देखते हुए अब कि इसने ज़रा दूसरी नौयत का सवाल किया था, ऐसा सवाल जिस पर ना चाहते हुए भी वो लम्हे पर को ठहर गया था। बस एक पल के लिए इसका जहन सेलिना की जानिब भटका था। क्या वो ठीक रहेगी? मेरा काम इसके साथ ख़त्म हो चुका है। अब की कहा तो आवाज़ धीमी थी, ऐसे जैसे वो लम्हे भर के लिए अरमान के सवाल पर ढीला पड़ गया हो। कुछ तो लाया अमल तय किया होगा इसकी हिफाजत के लिए। हाँ, चीफ से कहा है कि इसे साहिर के साथ 2 और गार्ड्स असाइन कर दें। इसके लिए दिए से जवाब पर अरमान के पास सवालात ख़त्म हो गए थे। कुछ पल बाद कॉन्फ्रेंस रूम में वह तफ्तीशी टीम के साथ विराजमान थे। सामने लगी स्क्रीन रोशन थी और इस पर कई रिपोर्ट्स के प्रिंट्स मौजूद थे। टीम महज 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। अरमान, रेहान, फैसल, सफ़ीर और फॉरेंसिक टीम से मुताल्लिक रखने वाला सुबहान। यासिर छठा बंदा था जो एजेंसी का काबिल कदर गार्ड होने के नाते तफ्तीश में इनके साथ शामिल था। कॉन्फ्रेंस रूम की बत्तियां गुल थी। नीम अंधेरे में महज स्क्रीन से फूटती रोशनी मौजूद थी। सामने इस्तादा फैसल अब इन सब को केस के हवाले से मामूल की ब्रीफिंग दे रहा था। फिर रिमोट कंट्रोल से स्क्रीन किसी स्लाइड शो की मानित आगे करने लगा। एक जगह पर वो ठहर गया था। फॉरेंसिक टीम का कहना था कि समरीन रज़ा को कत्ल करने का कातिल का इरादा नहीं था, वो मुज़ाहमत करने पर कत्ल की गई थी। यानी कातिल असल में इसे कत्ल करने नहीं गया था बल्कि इसे अगवा करने गया था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर वो उसे महज अगवा करने गया था तो उस भारी भरकम हथियार को साथ लेकर क्यों गया था? फैसल के इस्तफसार पर सब सीधे हो बैठे थे। सुबहान ने लम्हे पर को स्क्रीन पर निगाह डाली। जस्ट इन केस के तहत एक भारी हथियार जस्ट इन केस के तहत क्यों लेकर जाएगा वो? फैसल ने सवाल पर सवाल किया तो अरमान आगे हो बैठा। फिर उसी संजीदगी से कहने लगा, यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। या तो वो गया ही कत्ल करने की गर्ज से था या फिर वो ये हथियार पाके जस्ट इन केस के तहत लेकर गया था कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो मामले को मज़ीद पेचीदा होने से बचा सके। एक तीसरी बात भी हो सकती है यहाँ, यासिर ने कहा तो सब ने लम्हे पर को गर्दनें उसकी जानिब फेरी। नीम अंधेरे में इसका चेहरा हल्का सा दिखाई देता था। नकुश की संजीदगी अलबत्ता इस तरीके में भी महसूस हो रही थी। शायद समरीन रज़ा ने उसका चेहरा देख लिया हो और उसे कत्ल करना कातिल के लिए एक आखिरी और हतमी रास्ता हो। इसकी राय पर फैसल ने तेज़ी से सर हिलाया था। आज जब हम मेजर इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ इस केस पर बहस कर रहे थे तो अकबर जमील का कहना भी यही था कि कातिल ने यह कत्ल इनसिक्योर होकर किया है। पिछले केसेस के दरमियान कितना फ़र्क था, मतलब कितने अरसे का फासला आ रहा है? यासिर के यकदम पूछने पर सफ़ीर ने तेज़ी से जवाब दिया, शुरू के 3 अगवा केसेस में 1-1 महीने का फासला था, लेकिन समरीन रज़ा का कत्ल 2 महीने बाद हुआ और इसके महज 1 ही हफ्ते बाद सेलिना मज़र पर पहले हमले की खबर आ गई। इसकी आंखें पुरसोच से अंदाज में सिकुड़ गई थी। इसका मतलब उसका कूलिंग पीरियड अब फिर से 1 हफ्ते का वक्त लेगा। इसके पूछने पर अरमान ने सर हिलाया था। कूलिंग पीरियड मतलब? रेहान ने कदरे नासमझी से पूछा था। ये एक ऐसा तुरानिया होता है जिसमें मुजरिम या मुलजिम अपने जुराइम से ब्रेक लेते हैं। एक ऐसा वक्फा जो इन्हें अगला जुर्म तरतीब देने के लिए वक्त देता है, या फिर वो खुद को पिछले जुर्म के बाद नफ्सियाती तौर पर ठंडा करते हैं। हर मुजरिम का एक ख़ास कूलिंग टाइम होता है और इसके जुराइम में कम से कम होता वक्फा इस बात की जानिब इशारा करता है कि वो अपने अमाल में बोल्ड होता जा रहा है।
यानी अब वो कम अरसे में अगला जुर्म तरतीब देकर बगैर किसी गिल्ट के गैर इंसानी तरीके से काम करता है। ऐसे मुजरिम इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। इन्हें जल्द अज जल्द पकड़ने के लिए हम जैसी टीम्स तश्कील दी जाती हैं, समझे? नरमी से समझाकर आखिर में पूछा तो रेहान ने सर हिलाया। वह नया नया था इस डिपार्टमेंट में। अरमान को इसे बहुत सी बातें यूं ही वजाहत देकर समझानी पड़ती थी। अगर हम पिछले जुराइम को देखें तो अब सेलिना या फिर जूलिया पर हमला होने का वक्त क्या हो सकता है? सफ़ीर ने सवाल किया था। यासिर की निगाहें स्क्रीन की जानिब उठ गई थी। 1 हफ्ता, फैसल ने जवाबन कहा तो कॉन्फ्रेंस रूम में कसावत पड़ गई। अगवा हुई एक्ट्रेस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? यासिर के पूछने पर अरमान ने मायूसी से सर हिलाया था। फिलहाल कोई लीड नहीं। अफसरान ने दिन रात एक कर रखे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। केस एक जगह स्टक होकर रह गया है। आपकी एजेंसी ने दोनों एक्ट्रेस की हिफाजत का इंतजाम तो किया है ना? रेहान ने पूछा तो यासिर ने गहरा सांस लेकर सर हिलाया। कुछ था जो इसे बहुत परेशान कर रहा था। मीटिंग यूं ही बिना किसी नतीजे के बर्खास्त हो चुकी थी। वो कुछ पल बाद एजेंसी चला आया था। रात गहरी हो गई थी और कैबिन्स की बत्तियां कम से कम रोशन थी। वो हनीफा के ऑफिस चला आया था। वो आज हुए वाक़े के बाद बहुत खामोश लग रहे थे। केस कहाँ तक पहुँचा? वो बैठा तो हनीफा का सवाल उभरा। इसने सर हिलाया था। तफ्तीश चल रही है। फिलहाल तो कुछ भी सॉलिड नहीं मिल सका है। वो अपनी कुर्सी पर पेशानी मसलते हुए पीछे हो बैठे थे। यासिर ने इनकी हरकतों से नाक को बकौर देखा। सेलिना को गार्ड्स असाइन कर दिए आपने? इसके पूछने पर इन्होंने सर हिलाया था। साहिर और ज़ार को भेजा है इसके सेट पर, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत फिक्र हो रही है। कहीं कुछ गलत ना हो जाए मेरी बच्ची के साथ। कुछ नहीं होगा, आप धीरज रखें। साहिर और ज़ार मौजूद है ना वहाँ पर? अच्छा, क्या आपने शगुफ्ता मैडम की ज़मानत करवा ली? इसके सवाल पर वह चौंके थे। फिर माथे पर कई नागवार बल उभर आए। मेरे सामने इस औरत का नाम भी मत लो। क्या आप सेलिना को पुलिस स्टेशन भेजना चाहते हैं? इसने इसी सुकून से पूछा तो वह बेचैन से यकदम आके हुए। नहीं, वो क्यों वहाँ जाएगी? यकीनन शगुफ्ता मैडम की ज़मानत करवाने। और इससे पहले कि वह पुलिस स्टेशन खुद जाए, आप वहाँ जाकर इनकी ज़मानत करवा दें। कम अज़ कम आज के दिन तो इसे पुलिस स्टेशन जैसी खौफनाक जगह पर जाने से आप रोक ही सकते हैं, इसने कहा और फिर उठ आया। इसका काम हो चुका था। उसी पल हनीफा अपना ओवरकोट लिए ऑफिस का दरवाज़ा खोलते जैसे से बाहर निकले थे। वो फ़ोन कान से लगाए थाने में मौजूद अपने किसी दोस्त से बात भी कर रहे थे। इसने लम्हे पर को ठहर कर इनकी जानिब देखा था और ये इस पूरे दिन में पहली दफ़ा था कि वह हल्का सा मुस्कुरा दिया था। फिर सर झटक कर जो ही आगे बढ़ने लगा तो ठहर गया। इसके ऑफिस में मौजूद एक कैबिन की बत्ती रोशन थी। वो आंखें सुकेड़ता अंदर चला आया था। टेबल पर बैठा शेर लैपटॉप के सामने विराजमान था। इसके हाथ में एक फाइल भी मौजूद थी। किसी की मौजूदगी महसूस करके इसने चौंक कर सर उठाया और फिर यासिर को अपने सामने देखकर ढीला पड़ गया। घर नहीं गए तुम अभी तक? नहीं, सेलिना का फ़ैन बॉय हूँ मैं। इस केस को सॉल्व करने की कोशिश किए बगैर घर नहीं जाना चाहता मैं। यासिर इसके जवाब पर हल्का सा मुस्कुराया था। फिर इसके कंधे पर हाथ रखता अपने कैबिन पर बिखरी फाइल्स और सफ़ात समेटने लगा। कुछ मिला तुम्हें इस केस को सॉल्व करते हुए? इसका साइकेट्रिस्ट। यासिर के हाथ लम्हे पर को थमे थे। ये आदमी कुछ गड़बड़ है। कैसे? इसने शेर को देखा था। वो सेलिना पर ख़ास मेहरबानियाँ करता हुआ नजर आया है। कभी वो अपने ऑफ आवर्स में से इन्हें वक्त देता है तो कभी वो इन्हें बगैर ऑफिशियल अपॉइंटमेंट के सेशन दे देता है। कभी वो इसके लिए वाजिद हसन और इसकी बीवी को धमकाने से भी गुरेज नहीं करता और कभी वो इन्हें सुनसान जीनों पर बचाने पहुंच जाता है। कितना सवालिया सा रवैया है ना इसका। लेकिन इसका जहन शेर की एक बात में अटक कर रह गया था, मारिया और वाजिद को धमकाने। क्या मतलब वाजिद और इसकी बीवी को धमकाने पहुंच जाता है? आपको नहीं पता, मोहित हसन वाजिद हसन का सौतेला भाई है। और वह शौक को बेयकीनी से आंखें पिलाए शेर को देख कर रह गया था। फिर हाथ में थामे फाइल्स और सफ़ात क्यों ही टेबल पर रख दिए। इसके सामने लम्हे पर को चुमाका सा हुआ था। अगर वह मुलजिम है तो इसके पास वाकई अब एक जवाब मौजूद था। वो सेलिना के पीछे इसीलिए था क्योंकि वो इसके सौतेले भाई वाजिद की पसंद थी। क्या वो इसे तकलीफ़ देकर वाजिद हसन को तकलीफ़ पहुंचाना चाहता था? इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ कैसा है, वाजिद और मोहित का? इसने तेज़ी से पूछा था। शदीद नापसंद करते हैं वो दोनों एक दूसरे को। इसने गहरा सांस लेकर एक उकताई हुई निगाह टेबल पर डाली और फिर तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकल आया। इसका जहन बड़ा गंदगी का शिकार था। इसे सोचने के लिए ताज़ा हवा की ज़रूरत थी। वो यूं ही सड़क पर आ निकला था। फिर कई लम्हात तक जेबों में हाथ अरसे चलता रहा। सफ़ेद ड्रेस शर्ट के 2 बटन खुले थे और इस पर स्याह कोट पहन रखा था। कलाई पर घड़ी बंदी थी और बाल अब माथे पर गिर रहे थे। इसका हुलिया रफ्त सा था, लेकिन वो इसकी जानिब तवज्जो नहीं था। इसका जहन कहीं पीछे भटक रहा था, मोहित, वाजिद और सेलिना के दरमियान। इसने थकन ज़दा सा हाथ ऊंचा करके अपार्टमेंट की बत्ती रोशन की थी।
राहदारी के अगले सिरे पर मौजूद लाउंज की बत्ती पहले से रोशन देखकर वो चौंकी थी। फिर तेजी से आगे बढ़ आई। सोफे पर ही शिकस्ता से सर झुकाए शगुफ्ता विराजमान थी, सर दोनों हाथों में गिराए। माँ, आपकी जमानत किसने करवाई? इसने वहीं सिरे पर ठहर कर हैरत से पूछा था। शगुफ्ता ने सर नहीं उठाया, चेहरा यूं ही झुकाए रखा। चंद दिन हवालात की गर्म हवा खाने के बाद इसका तरोताज़ा सा वजूद फुरफुरा सा महसूस होने लगा था। महंगी मेकअप प्रोडक्ट्स और ख़ास डाइट का इंतज़ाम ख़त्म हुआ तो इसकी पूरी जिल्द गर्दन के आसपास लटकी सी दिखाई देने लगी। माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप ठीक तो है ना? वो तेज़ी से सवाल करती आगे बढ़ आई थी। फिक्रमंदी से इसका गिरा हुआ चेहरा उठाया। शगुफ्ता की आंखें इसे गीली महसूस हुई थी। वो परेशान से इन्हें देख रही थी। माँ, क्या हुआ है? अब की आवाज़ धीमी थी, इस्तफसार भी धीमा था। माँ को ऐसे शिकस्ता देखकर इसके दिल को धक्का सा लगा था। घुटनों के बल इनके सामने बैठी वो इन्हें दोनों कंधों से थामे हुए थी। सेलीन, आई एम सॉरी बेटा। इसकी लरसती आवाज़ उभरी थी। इसके आबरू कम फहमी से सुकड़े। हुआ क्या है? आई एम रियली सॉरी बेटा। इसकी आवाज़ फिर से उभरी थी, थकी थकी सी, पशेमान सी आवाज़। माँ, मुझे कुछ बताएं तो सही, कोई मसला है क्या? कुछ चाहिए आपको? हवालात में बदतमीज़ी की है इन्होंने आपके साथ? क्या हुआ है? आप मुझे परेशान कर रही हैं। इसकी आवाज़ में बेचैनी, शिद्दत और सदमा सब कुछ था। आज का दिन बहुत बुरा था। इससे अपनी माँ का हारा हुआ अंदाज बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया बेटा, सिवाय महरूमी और तकलीफ़ के। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैंने तुमसे तुम्हारे बाप को जुदा करके संगीन जुल्म किया तुम्हारी ज़ात पर। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारी महरूमियों की। झुका सर मज़ीद झुक गया था। इसकी माँ ने आज से पहले कभी इस मौजू पर इससे बात नहीं की थी। इसने हमेशा कोशिश की कि वह अपने बाप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा ही जान ले, लेकिन इस्तफसार से शुरू होने वाली गुफ्तगू हमेशा उबलते जज्बात पर ख़त्म होती थी। कुछ अरसे बाद इसने इस बारे में सवाल करना ही छोड़ दिया था। वो महज अपने बाप के नाम से वाकिफ़ थी, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती थी। इस बात का यहाँ क्या जिक्र माँ? इसका अंदाज दिन भर की थकन और उदासी लिए हुए था। साफ जाहिर था कि वो इस मौजू से बचना चाहती थी। उसी पल वो उठ खड़ी हुई थी, पर्स एक जानिब डालकर बालों को जोड़े में लपेटने लगी। और उन लॉन चॉक्स को मैंने तुम्हारे पीछे नहीं भेजा था? भरी आंखें लिए इसने तेजी से कहा तो सेलिना ने सर हिलाया। वो नहीं चौंकी थी, शायद वो पहले से जानती थी। तुम जानती थी? शगुफ्ता की आवाज़ में इस्तजाब सा था। इसने बगैर मुड़े सर हिलाया था, फिर अपार्टमेंट में बिखरे सामान को समेटने लगी। जोड़े से 2 लट्टे भी फिसल कर रुखसारों पर आ गिरी थी। चीफ हनीफा ने बताया था। और पीछे बैठी शगुफ्ता के दिल पर खूंसा सा पड़ा था। अपार्टमेंट में लम्हे पर को खामोशी छा गई थी। वो खाली खाली निगाहों से इसकी पुश्त देखे गई। कहीं अंदर मुझे यकीन था कि आप नहीं होंगी इन सब के पीछे। अगर आप होती भी तो मैं चंद लम्हात आप पर चीख चिल्लाकर आपको माफ़ कर देती। इनफैक्ट मैं हमेशा आपको माफ़ कर सकती हूँ माँ। मुस्कुराकर हल्के फुल्के से अंदाज में कहा। अब वो किचन के तराजों को खोल कर इनमें मौजूद बासी सामान निकाल रही थी। इसे सब्जियां लेने बाजार जाना चाहिए। कुछ मसाला जात भी ख़त्म हो चुके थे। वो इनके खाली डिब्बों को निकाल कर स्लेब पर रखती जा रही थी। हमेशा? क्या तुम हमेशा माफ़ करोगी मुझे? क्या तुम हकीकत खुलने के बाद भी माफ़ कर दोगी मुझे? वो फिज़ा में किसी गैर मरई नुक्ते को देखती में कानकी से अंदाज में बोली थी। इसने चेहरा यूं ही फेर कर लम्हे पर के लिए शगुफ्ता को देखा, फिर चेहरा फेर लिया। अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कौन सी हकीकत? लेकिन वो इसे जवाब नहीं दे रही थी। वो अब उठ खड़ी हुई थी, शायद जाने के लिए। कुछ हकीकतें हैं जिनसे तुम वाकिफ़ नहीं हो। वो तलक भी हैं और किसी नरम ख्वाब जैसी भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इनके आशिकार हो जाने पर अपनी माँ को ज़रूर माफ़ कर दोगी सेलीन, इसने कहा और फिर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। सेलिना इसके पीछे आवाज़ें देती आई थी, लेकिन वो जा रही थी। माँ, मेरे साथ खाना खा ले, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप जानती हैं मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाता। इसने दूर जाती शगुफ्ता को एड़ियाँ ऊंची करके बुलंद आवाज़ से कहा था। वो फिर भी नहीं रुकी, ना ही पलटी। वो निगाहों से ओझल हुई तो इसने मायूस होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हलक में गिरह मौजूद थी। इसे पता था कि वो आज खाना नहीं खा सकती थी, कोशिश करने पर भी नहीं।